स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पहले बुद्धि का चैप्टर स्टार्ट किया था 2 दिन पहले और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत। पहले हमने जो पढ़ा था उसकी सामान्य में चर्चा कर देता हूँ कि बुद्धि क्या होती है। तो एक व्यक्ति की सोचने समझने, तर्क वितर्क करने, चिंतन करने, विचार करने या कार्य को संपन्न करने या व्यक्ति के जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करना ही बुद्धि कहलाता है। ये तो सामान्य कॉन्सेप्ट या परिचय की हम बात करते हैं, लेकिन बुद्धि के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा अलग अलग है, जिसमें 2 व्यक्तियों के कार्य के आधार पर एक व्यक्ति बेलार्ड महोदय कहते हैं कि एक शिक्षक अपने जीवन में संपूर्ण जीवन काल में बुद्धि को विकसित करने का कार्य करता है और एक मनोवैज्ञानिक उसी बुद्धि को मापने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों को पता नहीं होता कि बुद्धि क्या होती है। इसी आधार पर अलग अलग मनोवैज्ञानिक कहते हैं। कोई कहता है बुद्धि एक योग्यता है जिसका नाम है फ्रीमेन। बकिंघम कहता है बुद्धि सीखने की योग्यता है, वही गार्डन कहता है बुद्धि सीखने व पहचानने की योग्यता है। टर्मन कहता है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अर्थात अलग अलग मनोवैज्ञानिक बुद्धि को अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। वुडवर्थ महोदय कहते हैं बुद्धि कार्य करने की विधि है। तो इसी आधार पर बुद्धि के कार्य को संपन्न करने के विभिन्न तरीके होते हैं, उसी के आधार पर हम बुद्धि के कॉन्सेप्ट की बात की जाती है। अब दोबारा प्रश्न उठता है कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तरीके तो हमने बता दिए कार्य को संपन्न करने की, लेकिन बुद्धि होती कितने प्रकार की है। तो बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त बुद्धि को ही थॉर्नडाइक ने यांत्रिक बुद्धि कहा है। सामान्य चर्चा करें कि वह बुद्धि जिसमें यंत्रों के साथ व्यवहार करने की क्षमता हो उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं, या वह व्यक्ति जो हर प्रकार के औजारों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर कार्य को संपन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त बुद्धि कहते हैं। दूसरा बुद्धि का प्रकार आता है अमूर्त बुद्धि। व्यक्ति द्वारा मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार का कार्य करने से पहले चिंतन करके कार्यों की योजना बनाई जाती है। उस योजना के समय जो चिंतन होता है उसे ही हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं, या कहें परिकल्पनात्मक चिंतन की स्थिति। कार्य से पहले परिकल्पना करके एक योजना बनाना अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाना, चिकित्सक द्वारा कार्य करना, शिक्षक द्वारा अध्ययन करवाना, मैनेजमेंट कर्ता द्वारा पूर्व समय में मैनेजमेंट की योजना बनाना, ये अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत शामिल होती है। तीसरी हमने चर्चा की थी सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं, तो वह बुद्धि जिसमें दूसरे लोगों के साथ मेल मिलाप करने की क्षमता या सहयोग, दया, परोपकार आदि जैसे कार्यों से जुड़े रहकर कार्यों को संपन्न करने की क्षमता होती है, उसे हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हम देखते हैं आज के टॉपिक में बुद्धि के सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक आता है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं या कौन किसे बुद्धि का सिद्धांत मान रहा है, अर्थात किस व्यक्ति की बुद्धि के संबंध में क्या विचारधारा है, उसकी विचारधारा को एक टॉपिक के रूप में नाम देकर प्रस्तुत करना ही उसका सिद्धांत कहलाता है। या व्यक्ति विशेष की विचारधारा को एकल रूप में प्रस्तुत करना ही उसके सिद्धांत या नियम कहलाते हैं। इन सिद्धांतों में हम पहला सिद्धांत पढ़ते हैं बीने का एक कारक का सिद्धांत या बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत। प्रतिपादक अल्फ्रेड बीने। यह सिद्धांत इन्होंने 1911 में प्रस्तुत किया था। अल्फ्रेड बीने हैं, वो फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। अब यहाँ इनके जो सिद्धांत हैं
इनका जो नाम है इसी में सिद्धांत की संपूर्ण अवधारणा स्वतः जुड़ी हुई पाई जाती है। हम देखते हैं एक कारक का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो वह कारक या बुद्धि का वह एक कारक है जो व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक योग्यताओं को संचालन करने का कार्य करता है। व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक योग्यताओं को संचालन करने का कार्य करता है, उसे एक कारक का सिद्धांत कहा जाता है, बुद्धि का एक कारक या एक तत्व का सिद्धांत कहा जाता है। या मैं कहूँ विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं जो अलग अलग कार्य से संबंधित होती हैं, विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं जिनका संचालन करने वाला एक श्रेष्ठतम जो कारक होता है उसे ही बुद्धि कहा है। किसने कहा है? अल्फ्रेड बीने ने कहा। एक विशिष्ट कारक को बुद्धि कहा बीने ने, इसलिए सिद्धांत को क्या कहते हैं? एक कारक का सिद्धांत कहा जाता है। जहां एक कारक कार्य करता है, या मैं कहूँ हम हाथों से कार्य करते हैं, मस्तिष्क से हैं, पैरों से चलते हैं, खाना खाते हैं, डिमांड होती है, कष्ट होता है, ये जो सभी तालमेल की क्रियाएं होती हैं, इनको दिशा निर्देश करने वाला जो तत्व होता है, हमें क्या बोलना है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें जो दिशा निर्देश देने वाला तत्व है उसे ही बीने ने क्या माना है? बुद्धि कहा है। बीने ने क्या माना? बुद्धि। तो एक कारक के सिद्धांत में विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताओं का श्रेष्ठतम जो कारक होता है उसे ही बुद्धि कहा गया है। अब जहाँ एक व्यक्ति की सत्ता होती है या एक कारक कार्य करता है, वहाँ उस कारक की सत्ता होती है। तो इसमें बुद्धि के एक कारक की सत्ता होती है, इसलिए सिद्धांत को सत्तात्मकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि का सत्तात्मकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एक कारक के सिद्धांत को कहा जाता है। इस एक कारक के सिद्धांत को जॉनसन ने निरंकुशता का सिद्धांत भी कहा है। क्या कहा है? निरंकुशता का सिद्धांत भी कहा है। किसे? इस एक कारक को सिद्धांत को किसने कहा? जॉनसन ने कहा। अब बात आती है निरंकुशता का सिद्धांत का मतलब क्या हो, क्यों इस कारक को निरंकुशता का सिद्धांत कहा जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं जहाँ एक व्यक्ति की सत्ता होती है, या हम देखते हैं पहले राजा महाराजा कार्य करते थे और वहाँ राजा की सत्ता होती है, तो जो राजा जैसा दिशा निर्देश देता था वैसे ही वहाँ के कार्य संपन्न होते थे, वैसे ही कार्य संचालित होते थे। और जहाँ राजा की पूर्ण सत्ता होती थी, जहाँ पर उसके मंत्रिमंडल की भी चल कम होती थी, वहाँ पर का शासन निरंकुश हुआ करता था। उसी आधार पर जॉनसन ने कहा कि शरीर के संपूर्ण कार्यों को दिशा निर्देश देने वाला एक तत्व है जिसे बीने ने बुद्धि कहा है, तो उस तत्व की निरंकुश सत्ता होती है, वह जैसा चाहे वैसा अपने शरीर से कार्य करवाता है। इसलिए जॉनसन ने इसे क्या कहा है? निरंकुशता का सिद्धांत कहा है। किस सिद्धांत को? एक कारक के सिद्धांत को। ठीक है। अब यहाँ एक सामान्य चर्चा और होती है कि ये एक कारक है, कितने कारक हैं? एक कारक है। इस एक कारक का न तो खंडन किया जाता है और न ही विभाजन किया जा सकता। यहाँ ध्यान देना बच्चों, क्योंकि एक कारक है, अगर इसके टुकड़े करके दो भागों में डिवाइड कर देंगे तो ये एक कारक नहीं बचेगा, दो कारकों में डिवाइडेशन हो जाएगा। एक कारक न बच के दो कारकों में इसका क्या हो जाएगा? डिवाइडेशन हो जाएगा। तो इसको न तो विभाजित कर सकते और न ही खंडित कर सकते। कंपटीशन में पूछा गया था कि बुद्धि के किस सिद्धांत को न तो विभाजन किया जा सकता और न ही खंडन किया जा सकता, तो एक कारक का सिद्धांत है, क्योंकि इसका खंडन करने पर यह दो कारक हो जाएंगे या बहुकारक हो जाएंगे। इसलिए इस कारक का न तो विभाजन किया जा सकता और न ही खंडन किया जा सकता है।
तो ये तो है एक कारक सिद्धांत। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत। प्रतिपादक है स्पीयरमैन, यहाँ ध्यान देना, स्पीयरमैन हैं, उन्होंने बुद्धि के दो कारक बताए। पहला कारक था वो सामान्य कारक, जिसे हम जनरल फैक्टर या जी कारक या जी फैक्टर कहा जाता है। दूसरा है विशिष्ट कारक। स्पेसिफिक फैक्टर या कहें एस कारक। अर्थात स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक माने हैं, एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को जनरल फैक्टर कहते हैं और विशिष्ट कारक को स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। जनरल फैक्टर का मतलब है बुद्धि का वह कारक है जो व्यक्ति में जन्मजात रूप से पाया जाता है, जन्मजात रूप से पाया जाता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। यह सदैव एक जैसा रहता है। जैसा वह जन्म लेने के बाद व्यक्ति में आया है वैसा ही ये कारक व्यक्ति में हमेशा बरकरार रहेगा। तो इसे कहते हैं कि यह जन्मजात और सदैव एक सा रहता है। हाँ, इसमें सामान्यतः कार्य कुशलता में परिवर्तन करके इस कारक में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कारक को खत्म नहीं किया जा सकता, पूर्णतः बदला नहीं जा सकता। यह कारक है, कौन सा कारक? जनरल कारक है, व्यक्ति के सामान्य कार्यों से संबंधित होता है। व्यक्ति इन कार्यों को जितनी संपूर्णता या सामान्य रूप से कर लेता है वह व्यक्ति उतना ही कुशल कार्य करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सामान्य कारक या जनरल कारक कहते हैं। या कहें कि व्यक्ति जितना इन कार्यों को, सामान्य कारक है या सामान्य बुद्धि व्यक्ति में जितना अधिक होती है वह व्यक्ति उतना ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि व्यक्ति के हर कार्य से ये जुड़ा हुआ होता है। दूसरा है विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक को स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं, यानी एस कारक। एस कारक व्यक्ति में विशेष योग्यता प्रदान करता है। एस कारक व्यक्ति में विशेष योग्यता प्रदान करता है और यह कारक व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से ही संबंधित होता है। जैसे ज्योग्राफी से संबंधित अध्ययन करना, ज्योग्राफी में टैलेंट रखना, मैथमेटिक्स में टैलेंट रखना, या कोई व्यक्ति द्वारा एक स्पेशल साइकोलॉजी में टैलेंट होना, स्पेशल बायोलॉजी में टैलेंट होना, कंप्यूटर में टैलेंट होना, किसी एक सब्जेक्ट या एक या दो सब्जेक्टों में विशिष्ट योग्यता रखता है तो उसमें विशिष्ट कारक पाया जाता है, शायद विशिष्ट बुद्धि पाई जाती है। अपने आप में वह कुछ क्षेत्रों में जीनियस होता है, वह विशिष्ट कारक होता है। इसे कौन से विशिष्ट कारक को या स्पेसिफिक फैक्टर को बदला जा सकता है। प्रशिक्षण द्वारा, अभ्यास द्वारा संशोधन भी किया जा सकता है और इसे बदला भी जा सकता है, क्योंकि यह विशिष्ट कारकों से संबंधित होता है और इनका विकास व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर करता है। ठीक है, तो ये दो कारक हैं जो 1904 में स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किए थे। इसके बाद 1927 में
तीसरा जो कारक है वो समूह कारक है, और इस कारक को या इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति भी कौन हैं? स्पीयरमैन ही है। कब दिया? 1925 में। इन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तियों में सामान्य कारक की अधिकता पाई जाती है तो कुछ में विशिष्ट कारक की, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही कारकों की समानता समान रूप से दोनों ही कारक एक व्यक्ति में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? समूह कारक कहते हैं, जो स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किए 1925 में। यानी जिनमें दोनों कारक पाए जाते हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, वह व्यक्ति समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये दो हमने 3 सिद्धांत पढ़े, एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत और समूह कारक का सिद्धांत, या कहें त्रिकारक का सिद्धांत। कौन सा? त्रिकारक का, या मैं कहूँ इसे समूह कारक की जगह आप अगर ये भी कह सकते हो त्रिकारक का सिद्धांत, जिसमें एक तो आ गया जनरल फैक्टर, दूसरा आ गया स्पेसिफिक फैक्टर और तीसरा आ गया समूह कारक। इन दोनों को मिलाकर जिस कारक का निर्माण होता है वो समूह कारक का सिद्धांत कहलाता है, और इस सिद्धांत को हम त्रिकारक का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकारक का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ हम इन त्रिकारक के सिद्धांत को जिन्होंने स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किया था उसकी चर्चा की। द्विकारक यानी 3 कारकों की पहचान की है। एक कारक का सिद्धांत जो अल्फ्रेड बीने ने दिया, दूसरा द्विकारक का सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने दिया, और तीसरा त्रिकारक का सिद्धांत जिसमें एक विशेष कारक आ रहा है जिसका नाम है समूह कारक। देखो यहाँ ध्यान देना, समूह कारक का सिद्धांत थ्रस्टर ने दिया था और समर्थन केली ने किया था, लेकिन समूह कारक का उपयोग त्रिकारक के सिद्धांत में स्पीयरमैन ने भी किया था। तो हमने आज 3 सिद्धांत पढ़े, इन तीनों को अच्छे से ध्यान देना, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।